हेलो गाइस, दिस साइड नित्य और आप कनेक्टेड हो जवर्ड्स विद नित्य चैनल से। आज का सेशन काफ़ी मिस्टीरियस, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज सबके माइंड में डाउट रहता है कि क्या टॉपर्स इतना पढ़ते हैं, क्या टॉपर्स दिन में 10-10 घंटे पढ़ते हैं, क्या टॉपर्स ऐसा क्या लिखते हैं एग्जाम के अंदर तो उनको भर भर के नंबर दिए जाते हैं। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि टॉपर्स ऐसा क्या डिफरेंट करता है जो कि हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे नंबर नहीं आते। ओके, सो दिस साइड नित्य और मैं खुद भी एक टॉपर ही हूँ। सो मैं कुछ ऐसी चीज़ें रिवील करूँगा जो कि आज तक किसी टॉपर ने रिवील नहीं करी और आपको पता भी नहीं है उनके बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन के लिए। और उसके पहले जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में बताऊंगा कि कैसे मैं कोई बचपन से टॉपर बन के नहीं आया था, मैं टॉपर बना हूँ। कैसे बना हूँ, जिन चीज़ों को मैं आज आपको बताने वाला हूँ उन चीज़ों को मैंने डेली बेसिस पे फॉलो किया है। और आप जो सोचोगे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मैं एज अ टॉपर बता रहा हूँ बिल्कुल ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, बल्कि मैं एज अ टॉपर अपनी क्लास के सारे बच्चों से सबसे ज़्यादा कम में ही पढ़ता था। टॉपर्स कभी भी ज़्यादा नहीं पढ़ते, ऑब्वियसली वो बहुत कम पढ़ते हैं, बट वो इस तरीके से पढ़ते हैं ना, वो मैं आपको आज के सेशन में बताने वाला हूँ। सो लास्ट तक अपडेट रहिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लेते हैं कि क्यों मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो रिवील करने वाला हूँ, ऐसा मुझ में क्या है जो मैं आपको रिवील करूँगा। सबसे पहले आई एम 14 ईयर ओल्ड, मैं सिर्फ 18 साल को, अभी 18 साल को, आई एम सेकंड ईयर स्टूडेंट, बट राइट नाउ आई एम ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। तो सीक्रेट क्या है, कैसे मैंने कर लिया, पहले मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 है CUT एग्जामिनेशन ज्योग्राफी के लिए। CUT एग्जामिनेशन 12th के बाद आपको कॉलेज एग्जाम देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आपको इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस मिलते हैं। मेरे क्लास 12 CBSE बोर्ड में 97% है ऑलराउंड, और वो ज़्यादा पुराने नहीं है, 2025 पिछले साल के ही है 97%। और उसके अंदर से भी 12 CBSE बोर्ड्स में से मेरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। और ज्योग्राफी के अलावा पॉलिटिकल साइंस में 99 आउट ऑफ 100, इंग्लिश में 97 आउट ऑफ 100, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 3-3 किताबें, इतना ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस रहता है, उसमें मेरे आया है 98 आउट ऑफ 100। अभी तक आपने चीज़ें जान ली, ठीक है, मेरे बारे में तो समझ लिया। अब क्या मैं स्टार्टिंग से इतना टॉपर था? नहीं। मेरे क्लास 9th में 63% थे, क्लास 10th में मेरे 86% थे, क्लास 11th के अंदर मेरे 90% थे, एंड क्लास 12th पिछले साल का 2025 जिस टाइम CBSE ने अपना पैटर्न चेंज किया था उस समय मेरे 97% थे। तो ये क्या जादू हो गया कि क्लास 9th से क्लास 12th तक एकदम जादू सा हो गया? क्या मैं टॉपर था पहले? ये टॉपर के नंबर दिख रहे 63%? नहीं। तो ये टॉपर के दिख रहे हैं? बिल्कुल हाँ। तो कैसे हुआ वो हम जानते हैं। ओके, जो नेक्स्ट स्लाइड आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्लाइड के ऊपर मैं बहुत अच्छे से आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। ओके, अब हम जानेंगे इस स्लाइड के अंदर कि मेरी सक्सेस का सीक्रेट आखिरकार है क्या। ठीक है, कैसे मैंने इतने सारे 63 से लेकर 97 मार्क्स तक अक्वायर किया, हम जानेंगे स्लाइड से। ठीक है, उसके पहले डिसिप्लिन टुडे, मोटिवेशन टुमारो एंड सक्सेस फॉर एवर। देखो, एक रात में चमत्कार नहीं होता है ना, ऐसा नहीं है मतलब सुबह उठे हो गया, ऐसा नहीं होता। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी और एकदम से जोश में आप पढ़ना स्टार्ट किया और फिर कल को जाके बैठे हैं ऐसे ही, है ना, आंसुओं की नदियाँ बह रही है, ऐसा नहीं करना है। आपको डिसिप्लिन डेली बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा वो आपको डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो एक रात में करोड़पति से करोड़पति होने वाला गेम नहीं है, यहाँ से आलू डालोगे तो वहाँ से सोना निकलेगा वो वाला गेम नहीं है, 21 दिन में पैसा डबल होने वाला स्कीम नहीं है ये। ठीक है, ये एक हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी का, स्मार्ट वर्क का तरीका है, और उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट स्मार्ट वर्क है जो कि मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, देखो ये स्लाइड आपके सामने, आपने पढ़ लिया होगा, आपको पता है, हमें पता है, आपको नहीं पता है, पढ़ने से पता नहीं होता। मैं बताता हूँ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल पीवाईक्यूज आप सब पढ़ते हो। पीवाईक्यू कैसे पढ़ते हो? लाइक पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाया, उनको रट लिया और सोचा कि एग्जाम में ऐसा कैसा आ जाएगा, हम लिख के आ जाएंगे और हम हमारे नंबर मिल गए। कभी नहीं, टॉपर्स कभी ऐसा नहीं सोचते हैं। मैं खुद कैसा सोचता था मैं बताता हूँ आपको। पैटर्न एग्जाम, मतलब पैटर्न को इवेलुएट करो। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 3 सालों के अंदर अगर इम्पैक्ट पूछ रहा है मॉनसून इंडियन इकोनॉमी पे, मतलब मॉनसून का इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे कैसा है, अभी पिछले साल क्वेश्चन आया, उसके पिछले साल भी क्वेश्चन है, मतलब ये रिपीटेड थीम है, बार बार ये थीम रिपीट हो रही है। तो हमें इस टॉपिक को इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि अगले साल अगर क्वेश्चन आए तो हमें लिखने से पहले सोचना ना पड़े। मेरी एग्जाम में, मेरी बोर्ड में एक ही स्ट्रेटेजी रहती थी, मुझे लिखने से पहले सोचना नहीं पड़ता था। क्वेश्चन देखा, लिखना शुरू। बाकी मेरे आसपास के सबको देखता था मैं, वो तो मतलब क्वेश्चन पढ़ते फिर सोचते अरे क्या लिखूँ, इंट्रोडक्शन क्या लिखूँ, कंक्लूजन में क्या लिखूँ, पर मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर रहता था। क्यों? क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज की थीम को एनालाइज किया था, मैंने क्वेश्चंस को रट्टा नहीं मारे थे, रट्टोफिकेशन नहीं किया था, मैंने एग्जामिनर की से सोचा था। मैंने कहा यार एग्जामिनर जैसे मेरी आंसर कॉपी चेक करता है, इसके माइंड में क्या चल रहा होगा, इसको कैसे आंसर्स चाहिए होंगे। ठीक है, बताता हूँ कैसे। सेकंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस। देखो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, सिंपल है। आपने महाभारत में देखा होगा, अर्जुन अर्जुन या कर्ण कह लो, दोनों हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन अपनी जो धनुर्विद्या है उसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस करते कि रात के अंधेरे के अंदर भी उनको है ना धनुष चलाना आता था। क्यों? प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस डेली नहीं करोगे, अगर आप एक्यूरेसी पे, स्पीड पे फोकस नहीं करोगे, तो कभी भी आप क्वालिटी अचीव नहीं कर सकते।
बिल्कुल मैटर नहीं करता। जैसे कि मैंने बताया था, टॉपर्स आपको लगता है बहुत पढ़ते हैं, पर टॉपर्स एक एवरेज स्टूडेंट से भी कम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्वांटिटी में भरोसा नहीं होता। उनको 8-10 घंटे 6 घंटे पढ़ना वो उनके लिए मैटर नहीं करता। उनके लिए मैटर ये करता है कि वो 2 दिन में 2 से 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं, पर वो उनको ऐसा पढ़ना है वो 2 से 3 घंटे, जिसमें उनके 10 से 12 घंटे दूसरे पढ़ते उतना कवरअप हो जाए। और मैं भी यही करता था। मैं डेली बेसिस पे मुश्किल से बता रहा हूँ, मैं 2 से 3 घंटे पढ़ता था डेली, 2 से 3 घंटे बस। और 97%। बाकी मेरे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह आए वो ट्यूशन जाते थे, उसके बाद भी घर पे आके 4-5 घंटे यूट्यूब से यहाँ उधर उधर की कहानियाँ करते थे। तो भी देख लो, सिंपल है। हमेशा दिन में कंसिस्टेंसी पढ़ना है और अपना टारगेट कंप्लीट करने पे फोकस करना है। घंटे मैटर नहीं करते। अगर आपने सोचा कि मुझे आज दिन के अंदर 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, उनके पीवाईक्यूज लगाना है, पीवाईक्यूज की थीम एनालाइज करनी है, उस पर आंसर राइटिंग करनी है, आप ये कंप्लीट करके ही सोओगे। अगर आपने ये बना लिया, डेट्स ऑफ प्रैक्टिस, और डेली बेसिस पे कर लिया, तो भाई जिस लेवल की कंसिस्टेंसी हो जाती है ना, अनबीटेबल, कोई आपको बीट नहीं कर सकता। ठीक है। थर्ड इज रिविजन। एनसीईआरटी इज योर कोर। एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक, कोई भी मटेरियल किसी पे भी नहीं जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको चैट जीपीटी का भी यूज़ किसके लिए करना है मैं बताता हूँ। ठीक है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी को पढ़ना है, आपको नोट्स मेकिंग करनी है। बट नोट्स मेकिंग कब करनी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने पहली बार एनसीईआरटी की रीडिंग की, पहली बार में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ना एनसीईआरटी में समझ में आएगा और ना आपको नोट मेकिंग करनी। क्योंकि देखो, फर्स्ट टाइम में अगर आप नोट मेकिंग करोगे तो आप हर चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगेगी। बट अगर आप एनसीईआरटी को 5 से 6 बार रिवाइज करोगे एक ही चैप्टर को, तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर में से मुझे क्या क्या आता है। और नोट में आपको केवल वही चीज़ लिखनी है जो कि आपको याद नहीं हुई है। जो आपको याद हो गई है वो आपको नहीं लिखना है। समझ गए? अगर मैं आपसे पूछूँ आपका इंट्रोडक्शन कि आपका नाम क्या है, अगर आप बोलना स्टार्ट करोगे मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता या रहती हूँ, मैंने यहाँ से अपनी स्कूलिंग वगैरह की, क्यों ये क्यों आप, लेकिन लिखा क्यों नहीं है? ये आपकी किताब पे लिखा हुआ है क्या आपका इंट्रोडक्शन? नहीं, क्योंकि आपको याद है ये चीज़ें। बट अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके क्लास 10th के हिंदी में कितने नंबर थे, आपको याद है क्या? नहीं याद है। क्यों? क्योंकि आपने उसको बार बार पढ़ा ही नहीं है। आपका 10th खत्म हो गई, फिर 10th का कौन रिपोर्ट कार्ड उठाएगा? राइट, तो वो आपके रिपोर्ट कार्ड में लिखे हुए हैं। समझ में आ रहा है? सो नोट में केवल वही चीज़ लिखनी है जो आपको पता नहीं है। अगर जो आपको पता है वो लिखोगे, तो फिर आप एक नोट की जगह एक नोटबुक ही बना दोगे, एक वापस से बुक ही इन्वेंट कर दोगे, वो कि हमें नहीं करना है। ठीक है। रिवाइज, रिटेन एंड रिकॉल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमें केवल रट्टू तोता नहीं करना है कि मतलब बस रट लिया, नहीं, समझना है, उसको रिकॉल करना है। उसको देखो, रिकॉल 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव रिकॉल एंड पैसिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल में क्या होता है पता है? आपने स्कूल में पढ़ा, घर पे आए, अपने रूम को बंद किया और दीवार को पढ़ाया, जो कि आपने स्कूल में जैसे पढ़ा। पैसिव रिकॉल, स्कूल में पढ़ाया, घर में आके आपने पढ़ा। सही बता रहा हूँ? एक्टिव रिकॉल करो, मैंने खुद ने भी करा है। मैं 12th के अंदर था, मुझे अभी भी याद है कि जो हमारे घर में अलमीरा होती है ना, अलमीरा में शीशा लगा होता है, मैं रात को 1-1 2-2 बजे तक उस अलमीरा के शीशे के सामने जाके उस अलमीरा को समझाता था। लाइक स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे, मेरे माइंड में क्या चलता था, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड सो आई हैव टू एक्सप्लेन द टॉपिक टू देम, बस। और ये चीज़ आपको लगता होगा बहुत पागल बनती है, घर वाले पागल कहते थे पागल, बट अब नहीं कहते हैं। जब रिजल्ट आता है ना, सब कुछ बदल जाता है। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसके बिना तो भाई तुम एग्जाम दो ही मत, कुछ नहीं होने वाला। इसके बिना तो आपको कुछ एग्जाम देना ही नहीं है। इसके बिना तो एग्जाम दो ही मत, बिकॉज अगर एक अच्छा आंसर नहीं होगा भाई, एग्जामिनर को पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। सो हमेशा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, हमेशा रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें पूछा हुआ है व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्या है इंडिया की, और आप वहाँ पे राम कहानी लिख के आ रहे हो इंडिया की जीडीपी इतनी है। अरे भाई नहीं पूछा है किसी ने जीडीपी, इंडिया की एग्रीकल्चर का स्टेटस पूछा है। सो आपको डिमांड समझनी होगी क्वेश्चन की, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर टाइम डिमांड में लिखना पड़ेगा। टाइम में कैसे? अब देखो 3 घंटे का पेपर होता है, बोर्ड का पेपर 3 घंटे का होता है। ठीक है। बहुत सारे सवाल होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, है ना, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा होता है। तो आपको उन 3 घंटों में अपना पेपर पूरा कैसा करना है, उसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए, जो कि आपकी कैसे होती है, वापिस से मैंने बताया आपको। फोर्थ पॉइंट रिलेटेड टू सेकंड पॉइंट, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी भाई साहब, अलग लेवल का आपका आंसर राइटिंग मिलेगा। और आंसर राइटिंग में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जिस चीज़ ने मुझे 63 से 97 पहुंचा दिया, वो अगर मुझे कोई कहे कि सबसे इंपॉर्टेंट इन 5 पॉइंट में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है, देन आई विल डेफिनेटली गो विद पॉइंट 4, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जिसने मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया। ठीक है, समझ गए? लाइक देखो, अब जैसे कि प्रॉब्लम है इंडिविजुअल, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, बॉडी लिखा, कंक्लूजन लिखा, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इंट्रोडक्शन में भी क्या लिखना है, बॉडी में भी क्या लिखना है, वो मैं आपको आंसर राइटिंग के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कल, उसमें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन स्किल्स, सबसे इंपॉर्टेंट। आपको देखो, अब आपने आंसर तो लिख लिया 1-2 पेज का, अब क्या पूरा आंसर ही इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। उस आंसर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, उनको आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट मतलब अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को, इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, सो यहाँ पे मैं ना 2 चीज़ों पे अंडरलाइन करूँगा। सबसे पहला, एल नीनो एंड ला लीना। अगर एल नीनो हुआ है मॉनसून के टाइम पे, तो इंडिया में बारिश कम होगी, जिससे इंडिया में ड्रॉट होगा और एग्रीकल्चर हमारा डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, सरप्लस नहीं होगा हमारे पास।
और ला लीना जिससे बारिश बहुत ज़्यादा होगी, जिससे फ्लड आ जाएगा और हमारी फसल बिगड़ जाएगी। सो मैं इतना सब पे अंडरलाइन नहीं करूँगा, मैं सिंपल अंडरलाइन क्या करूँगा, ला लीना इफेक्ट ऑन इंडियन मॉनसून इन सच अ वे दैट इट कैन इम्प्लीफाई और इट कैन इंड्यूस too much amount of rainfall that will lead to the deterioration of Indian agriculture, which will later on impact the Indian economy. बस मैं इस पूरे पे अंडरलाइन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ला लीना और इंडियन एग्रीकल्चर पे अंडरलाइन करूँगा। सो कीवर्ड्स को फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप। मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैप मतलब इट इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ योर आंसर। अगर आपके आंसर का लाइफ लाइन है दैट इज़ अ मैप। मैप से आपका टाइम बचता है और इंप्रेशन जमता है एग्जामिनर के सामने। मैंने करके देख लिया है, ये यहाँ से यहाँ जंप है ना, ऐसे ही नहीं आए हैं। मैंने इस पांचों पॉइंट्स को, जो कि मेरे खुद के पर्सनल पॉइंट्स हैं, मैंने खुद ने इसको प्रिपेयर किया आपके लिए। ओके, जैसे आप भी इन चीज़ों को फॉलो करके अपने मार्क्स को बूस्ट कर सको अपने बोर्ड्स एग्जाम के अंदर, राइट। और पूरा आंसर को फॉर्मेट में लिखा, जैसे देखो इंट्रोडक्शन, बॉडी की हेडिंग, फिर पॉइंट 1 2 3, इसके अंदर भी पता है एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एग्जाम्पल्स के लिए ही आपको चैट जीपीटी का यूज़ करना है। चैट जीपीटी या कोई भी एआई का यूज़ करना है, वहाँ से आपको अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल मिल सकता है, ठीक है। और मैप आपको नहीं पता है कि मैप कैसे ड्रॉ करना है, मैप कैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी मेरी वीडियो की 4 to 5 मिनट्स की है, उसमें आपको समझ में आएगा कैसे मैप बनाना और क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। ओके, एक कोई टॉपर का कोई फॉर्मूला डिफरेंट नहीं होता, उसकी प्लानिंग बेटर होती है, स्मार्ट वर्क होता है, कंसिस्टेंसी होती है। और जो कि इन पांचों पॉइंट्स के अंदर आ गया आपका, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, बेटर प्लानिंग कैसे करनी है। ओके, सो बस इसी 5 पॉइंट को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करो। मैं तो कहता हूँ इन्हीं इस जो स्लाइड है, मैं देखो सेशन के बाद इसका पीडीएफ शेयर कर दूँगा टेलीग्राम के ग्रुप पे, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की भी लिंक दे रखी है, तो उसको ज्वाइन कर देना चैनल को, तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और उसके अंदर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर करने वाला हूँ। और वहाँ पर आपको जो ये स्लाइड है, स्लाइड नंबर 3 है ये, ठीक है, इसका आपको प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकाल के अपने स्टडी टेबल के आगे चिपकाना है कि आपको ये पाँचों पॉइंट पूरे साल आपके माइंड में याद रखना है। ओके, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट, जिससे आपको डेली बेसिस पे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। और लाइक भी कर लेना और कमेंट कर देना। ओके, बाय।